हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। और ये रात के 12 बजे हैं और मैं 12 बजे शूट कर रहा हूँ और ये है जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और हमें आज बात करना है मेंडल साहब के बारे में। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन देने के बाद कि जेनेटिक्स क्या होता है, दुनिया में क्यों आया, वो समझने के बाद हमें एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करनी है जिसने जेनेटिक्स की दिशा और दशा बदल दी। ठीक है, दिशा और दशा बदलने वाले कौन थे, उनका नाम था जॉर्ज जे मंडल। ठीक है, या फिर कोई कोई कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं, कोई जॉर्ज जे मेंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये जॉर्ज मेंडल थे। वो पहली बात ही जाननी है कि इनका नाम जॉर्ज मेंडल और इनका जन्म जो है, बर्थ है वो 22 जुलाई 1822 को हुई थी। ठीक है, 1822 को हुई थी। ठीक, 1822 नहीं, 1822। अब देखिए हमें पढ़नी है साइंस की बातें, हमें पढ़नी है सिर्फ साइंस की बातें। ठीक है, साइंस की बातें हमें पढ़नी है। और हमारा इंडिया देश, अगर सेंटर पॉइंट अगर हम आज़ादी की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक, 1947। यूँ कहे कि हमारे भारत का जन्म ही हुआ था 1847 में। इससे पहले का भारत हमारा कैसा था हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं हमारा भारत कैसा था। तो कहाँ 1847 मतलब इससे लगभग 70-75 साल पहले साइंटिस्ट हुए जॉर्ज जे मेंडल, जिन्होंने एक साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट हैं, मैंने बताया था कि इन चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, इनकी थ्योरी पानजीनस थ्योरी को इन्होंने गलत साबित कर दिया। ठीक है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन जो मेंडल साहब थे, वो उनका जन्म 1822 में हुआ था और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो पेशे से बाय प्रोफेशन वो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर थे। ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर। आपसे कोई पूछते जॉन मेंडल साहब ने क्या पढ़ाई करी थी तो उन्होंने कहा था, कहिएगा कि वो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे और साथ में बर्न मोनास्ट्री में पादरी भी थे, पार्ट टाइम पादरी भी थे, पार्ट टाइम पे एक पादरी थी, मतलब फादर थे चर्च में। ठीक है, फादर। अब वो कहाँ थे तो वो एक है चिकोस्लाविया। चिकोस्लाविया एक नाम है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया एक देश का नाम एक्चुअली में था, ये है नहीं, ये था। अब चिकोज अलग हो चुका है, चिकोज अलग हो चुका है और स्लाविया एक अलग हो चुका है। स्लाविया एक अलग देश है। तो चिकोस्लाविया जब अलग हुआ तो इसका नाम है चिकोस रिपब्लिक, इसका नाम पड़ा चिकोस रिपब्लिक। ठीक है, आई चिकोस्लाविया डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, दो देश है। अच्छा देखिए मैंने आपको कहा था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश पूजा पाठ वाला देश है, झाड़तंत्र फूक वाला देश है। और जब भी विज्ञान पढ़ना हो तो विज्ञान की खोज करने वाले सिर्फ दो ही देश आती थी, एक यूरोप और एक अमेरिका। इन दो देश में विज्ञान की खोज सबसे ज़्यादा होती थी और इन्हीं देशों में नोबेल प्राइज़ जीतने की होड़ लगी रहती थी सारे साइंटिस्टों में। ठीक है, होड़ लगी रहती थी और सारे आविष्कार जितने भी साइंस डिस्कवरी है इन्हीं यूरोप और अमेरिका देशों में होती थी, हमारे देश में नहीं होती थी। मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जॉर्ज ग्रेगर मेंडल जीवनी में बता रहा था। ठीक है, जीवनी बता रहा था। वो जहाँ काम कर रहे थे एक पादरी के रूप में और मैथमेटिक्स के रूप में, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जॉर्व किया,
उन्होंने देखा कि जो मोनास्ट्री है, जो चर्च है, चर्च का जो बागीचा है, उस चर्च के बागीचे में एक प्लांट लगी है, एक प्लांट लगी है, जुलाई, एक प्लांट लगी है। उस प्लांट का नाम है पी। पी, इसको आप गार्डन पी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका बोटेनिकल नाम है पाइजम सटाइवम, सटाइवम, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम है। उन्होंने दो तीन चीज़ नोट करी कि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, अगर जैसे कि हम इंसान हैं, जैसे हम इंसान हैं, तो हम इंसान की हाइट अलग अलग होती है, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शंस भी अलग अलग है, हमारे बोलचाल भी का स्टाइल भी अलग है, ठीक है। कोई ज़्यादा हैंडसम है, अफ्रीकन वाले लोग ज़्यादातर ब्लैक होते हैं, एशियन वाले फेस के ज़्यादा गोरे होते हैं, ठीक है, अमेरिकन वाले उससे भी ज़्यादा गोरे होते हैं, हम इंडियन थोड़े सांवले रंग के होती हैं, अलग अलग वैरायटी है हम इंसानों की, लेकिन है सब इंसान ही। उन्होंने देखा कि एक पी प्लांट है, उन्हें देखा कि पी प्लांट है, और पी प्लांट में सीड के कलर वेरियस, सीड का जो कलर है वो वेरी करते हैं, इसका हाइट है वो वेरी करता है, ठीक है। उसका जो पॉड शेप है, जो उसका छिलका है, फली है, वो भी वेरिएबल है, वो भी वेरिएबल, हाइट वेरिएबल, सीड वेरिएबल है, प्लांट वेरिएबल है। इन सभी चीज़ों को वो उन्होंने नोट करते थे, वो देखते थे कि इसमें क्या है, तो उन्होंने एक डाटा निकालना शुरू किया, डाटा निकालना शुरू किया, डाटा। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है करीबन करीबन 7 ईयर्स तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, 7 साल कब किया, तो उन्होंने किया। जैसे हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ, मैं डेट क्यों लिखता हूँ कि डेट से अब समझे कि इंडिया कहाँ था और विदेश में क्या हो रहा है, बस घटना। जैसे कि हमारा देश हुआ 1947, मेरी आदत है कि कभी मैं डेट जरूर लिखता हूँ। उन्होंने किया 1856 से लेके 1863 तक, ठीक है, 56 से लेके 700 थे, हाँ। इन्होंने इन दोनों का डिफरेंस 7 ईयर्स का आता है, 7 ईयर्स का आता है, 7 ईयर्स का। तो उन्होंने कहा कि जो 7 एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल साहब ने 7 साल जो एक्सपेरिमेंट किया, वो 56 से लेके 1863 तक, 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए 1856 चल रहा है, हमारे देश में 1857 की क्रांति भी चल रही है, हम अभी हथियारों और अंग्रेजों मुगलों से लड़ने में लगे हुए हैं, वहाँ पे डिस्कवरी चल रही है 1807 साल, ठीक है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था काफ़ी फुल प्रूफ और सक्सेसफुल था। यहाँ पे फुल प्रूफ लिखता हूँ, फुल प्रूफ प्लस वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल उनका एक्सपेरिमेंट रहा है। अब सवाल आता है कि क्यों ये, ज़्यादातर जब एनसीईआरटी से पहले वाली किताबों में जब डिटेल लिखा रहता था, तो उनसे पूछा जाता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो तो एक मैथमेटिक्स थे, तो वो बोटनी पे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे, इनका ध्यान, इनका इंटरेस्ट आखिर बोटनी में क्यों लगा था। तो इसके कुछ कारण हैं जो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, थोड़ी बहुत बातें मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। पहला कारण था कि वो एक मैथमेटिक्स थे, पहला रीज़न है सक्सेसफुल होने के, वो एक ही वॉज अ मैथमेटिशियन। तो वो डाटा कलेक्ट करते थे, डाटा कलेक्ट करते थे और स्टैटिस्टिक एनालिसिस करते थे। इन दोनों में फ़र्क है, एनालिसिस। जैसे क्या है कि कोई एक इंसान है तो मैं कहूँगा कि वो काला है, तो ये याद रखने की, ये कोई लिखने की बात नहीं है। लिखने से क्या, एक ही आदमी है, उसके अंदर जो चेंज आता है हम आसानी से याद रख सकते हैं कि मेरे फलाने मौसा फूफा, चाहे दोस्त चाहे फ्रेंड, वो ऐसे थे। लेकिन उसी अगर बंच में हो, अगर ढेर सारा मात्रा हो, सैम्पलिंग और लार्ज हो, तो आप कुछ चीज़ें याद नहीं रखेंगे। तो उसको ना डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। तो पहला काम करते थे कि वो डाटा कलेक्ट करते थे, डाटा कर लेते थे। डाटा क्यों कलेक्ट करते थे, क्योंकि लार्ज सैंपल था, सैंपल हमेशा लार्ज लेते थे ना, 1-2 मटर पे वो काम नहीं किया उन्होंने लार्ज सैंपल लिया था, लार्ज सैंपल। और लार्ज सैंपल में होने के बाद उन्हें स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी करते थे कि लार्ज सैंपल में देखते थे कि कौन क्या है, कौन टॉल है,
कौन शॉर्ट है, ठीक है, कौन शॉर्ट है, कौन कलरफुल है, इस तरह का स्टैटिक्स एनालिसिस, एक सांख्यिकी एनालिसिस वो करते थे, देखते थे, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट देखते थे, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक फुल प्रूफ बनाया और उन्होंने एक किताब छपवाई, अपनी किताब छपवाई 1865। उन्होंने एक 1865 में अपनी इस सैम्पलिंग का रिजल्ट का बुक छपवाया और उस किताब का नाम लिखा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नाम क्या, उन्होंने किताब छपवाया 1856। अब देखिए डाटा देखिए 1822 में इनका जन्म हुआ, 1863 तक उन्होंने काम किया, मतलब 1856 से 1863 तक उन्होंने काम किया, 7 साल उन्होंने काम किया, ठीक है। 2 साल के बाद 1865 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और 1865 और ये इनकी मौत लगभग 1884 में इनकी डेथ हो गई। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नामक की जो बुक थी वो छपवाई और उनकी डेथ हो गई। जब इनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा रीडिस्कवर किया गया था 1900 में रीडिस्कवरी हुई थी, इनकी एक्सपेरिमेंट जो है वो 1900 में रीडिस्कवरी हुई थी और उन्होंने 3 साइंटिस्टों ने रीडिस्कवरी थी, उनकी बात मैं आगे करूँगा। तो कहने का मतलब कि पूरे 35 साल, 65 में छपवाई थी और 1900 में, मतलब लगभग पूरे 35 साल ये गुमनामी में रही इनकी थ्योरी। 35 साल तक इनकी थ्योरी किसी को पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी। अगर उस वक्त और देखिए हम जेनेटिक्स की बातें अब कर रहे हैं और उस वक्त अगर आपको कह दे, जैसे मान लें कि मैं विज्ञान में कुछ भी खोज कर रहा हूँ और उन्होंने कह दिया कि ये प्रकृति के खिलाफ है, ईश्वर के खिलाफ है, तो आपको पता है उनके साथ क्या होगा। जैसे बड़ी सारी किताबों में, जैसे इस्लाम की किताबों में कहा गया कि धरती चपटी है, ठीक है, धरती चपटी है। और बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान कहता है कि नहीं, सूर्य एक जगह है, पृथ्वी उसकी चक्कर लगाती है। तो ये सब बातें धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसका क्या असर होगा। तो उस वक्त चार्ल्स डार्विन अपने धर्म के खिलाफ बोलते थे, तो उन्हें बहुत मार पड़ी, उन्हें समाज से बहिष्कार किया गया, बहुत मार पड़ी, ठीक है, बहुत मार पड़ी। उसी तरह ये भी आए मेंडल साहब, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई ईश्वर की कोई बात, वो ईश्वर के खिलाफ बातें बोलने लगे, शुरू कर दिए, ठीक है। एक तो चर्च में काम कर रहे हैं, ऊपर से उसी चर्च में उसी अपने गॉड के खिलाफ बातें बोलने लगे, तो उनकी बातों को एनालाइज नहीं किया गया। 35 साल बाद जब इनकी काम को दोबारा रीडिस्कवर कराया गया, तो उन्होंने कहा कि जॉन साहब जो बोल के गए थे वो तो बिल्कुल सही बोल के गए थे, ठीक है, बिल्कुल सही बोल के गए थे। तो उनके मतलब जो उन्होंने खोज कर दिया था ना, उस वक्त वो दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी, दुनिया उस वक्त इसलिए तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में 1900 में दोबारा बुक पब्लिश हुई, लोगों को पता चला कि जो एक्सपेरिमेंट जो हमने साइंटिफिक डिस्कवरी अभी की है वो 35 साल पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, उस चीज़ के बारे में बातें हो चुकी थी, ठीक है। अब उन्हीं जॉन साहब की बातों को, मतलब मेंडल साहब की बातों को फुल प्रूफ मानते हुए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का घोषित कर दिया गया कि आप ही हैं फादर जिन्होंने पहले शुरुआत करी थी जेनेटिक्स की फील्ड में खोज करने की, तो आपको ही फादर कहा जाएगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया, ठीक है। अब आइए देखा जाए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। 7 साल जो उन्होंने किया था, एक तो मैथमेटिक्स होने के नाते उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था, ठीक है। बार बार लार्ज सैम्पलिंग पे किए थे, डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते थे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फिर सिलेक्शन करते थे, फिर रीटेस्टिंग करते थे,
रीटेस्टिंग, फिर सिलेक्शन, फिर रेस्टिंग, फिर सिलेक्शन, फिर रेस्टेटिंग, ऐसे करते करके सारे सैंपल का जो भी रिजल्ट आता था उसको डाटा में कलेक्ट करते थे। डाटा तो उनका काम ही था, एक एक कलेक्शन लिया, एक प्लांट्स लिए, उनमें क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद उसका डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, उसके रिजल्ट को एनालिसिस किया, फिर सिलेक्शन करी, फिर डाटा लिखा, फिर एनालिसिस करी, फिर सिलेक्शन करी। ऐसे करते करते 7 साल तक उन्होंने किया। पी प्लांट पे किया। पी का नाम है बोटेनिकल नाम है उसका पाइजम सटाइवम। और उन्होंने क्या किया कि 7 कैरेक्टर लिए, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये रफली प्लांट समझिए कि एक रूट है, ये रूट है, ये है स्टेम है, ये है इसका लीफ है, ठीक है। यहाँ भी एक लीफ बना देता हूँ, यह भी लीफ है, ये फ्लावर है, एक यहाँ भी फ्लावर बना देता हूँ, ठीक है। फ्लावर के बाद से क्या निकलेगा, मटर की फली, मटर की फली, फली के अंदर क्या है, सीड है। तो देखिए उन्होंने एक प्लांट से उन्होंने क्या क्या लिया था। सबसे पहले तो प्लांट की हाइट ली थी, एक तो हाइट ली थी, पहला मैं लिखता हूँ, उन्होंने एक हाइट ली थी, उसके बाद फ्लावर लिया था, फ्लावर, तीसरा लिया था सीड लिया था, चौथा लिया था पॉड लिया था, ठीक है। उन्होंने 4 जो प्लांट है, इस प्लांट में से मात्र 4 ही चीज़ों को उन्होंने 4 ही ऑर्गन लिए थे, 4 ही चीज़ें ली थी और उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट देखते थे। अभी तो इसमें लीफ भी है, स्टेम भी है, इन सब पे नहीं है, बस रूट भी है, इन सब पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उन्होंने रूट पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने कोई डाटा नहीं लिखा, उन्होंने लीफ पे कोई डाटा नहीं लिखा, उन्होंने स्टेम पे कोई डाटा नहीं लिखा। हाँ, स्टेम पे किया, मतलब स्टेम और स्टेम का हाइट एक ही है, प्लांट की हाइट उसके स्टेम से ही होगी ना, तो स्टेम हाइट मतलब स्टेम ही का हाइट है, स्टेम का ही हाइट है, स्टेम का हाइट। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं कि पहले हम हाइट की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि कैरेक्टर लिया था। देखिए कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक पहला कैरेक्टर हाइट लिया था, उन्होंने हाइट लिया। देखिए पहला जो कैरेक्टर है वो हाइट है, पहला जो कैरेक्टर है वो हाइट है। पहला जो कैरेक्टर है वो एक हाइट है, ठीक है। तो हाइट में या तो वो प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा। डॉर्फ हो, टॉल मतलब लंबा, डॉर्फ मतलब नाटा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अच्छा ये हाइट एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के 2 रूप हैं, इनको कहते हैं ट्रेट, ये भी ट्रेट है, ये भी एक ट्रेट है। देखिए कैरेक्टर और ट्रेट में कभी कंफ्यूज मत कीजिए, बहुत सारे टीचर जब हम भी पढ़ते थे तो हमें भी कंफ्यूज रहता था कि ट्रेट और कैरेक्टर में फ़र्क क्या है। ट्रेट और कैरेक्टर और एक ही चीज़ रटाई जाती थी कि 7 कैरेक्टर हैं, उसके 14 ट्रेट हैं, 14 ट्रेट है और उसके साथ ही कैरेक्टर, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो हमारे टीचर ने समझाया कि देखो, मान लो कि कोई इंसान को बुखार है, तो बुखार उसका कैरेक्टर है कि आज बीमारी पड़ी है, बीमारी एक नाम है, कैरेक्टर है। लेकिन बुखार भी कैसा बुखार है, तेज बुखार है या नॉर्मल बुखार है, ठीक है। तो वो बुखार का तेज और कम ये उसके ट्रेट हो गए, ठीक है। जैसे मैं हाइट हूँ, मेरा हाइट है, तो या तो मैं नाटा होऊंगा या लंबा होऊंगा, हाइट दोनों का है, दोनों। ये टॉल भी अपने आप में एक हाइट है ना, डॉर भी अपने आप में हाइट है, तो इन दोनों हाइट का एक ट्रेट है। और ट्रेट मतलब ट्रेट ही का जो मैं यहाँ डिफिनेशन लिख रहा हूँ आपको कि ट्रेट क्या है। ट्रेट क्या है, तो यहाँ आप कहिएगा कि ट्रेट क्या है, तो बोलिएगा कि ट्रेट ही। अच्छा, ये स्पेलिंग में लिखा रहता था तो हमें और बिल्कुल समझ नहीं आता था। ये अल्टरनेट, जितनी बर्बाद हम इस शब्द लिखे थे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। तो ये सब पहले हम पढ़ते थे तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि अल्टरनेट क्यों कहता है। कि अरे एक ही कैरेक्टर 2 विपरीत रूप हैं, इसी के कहते हैं ट्रेट। अल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि एक ही कैरेक्टर के 2 विपरीत रूप हैं, हाइट है
तो या तो बड़ा हाइट होगा या फिर छोटा हाइट होगा। ये आप में यहाँ पे दो ट्रेट हो गए, दो ट्रेट हो गए ना। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 2, लिखा। सेकंड कैरेक्टर क्या था? सेकंड कैरेक्टर क्या है? हमने एक हाइट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर का दो कैरेक्टर लिया गया था, फ्लावर का दो कैरेक्टर लिया गया था, याद रखिएगा। हाइट का एक ही कैरेक्टर है लेकिन उसके दो ट्रेट हैं। हाइट का एक ही कैरेक्टर है लेकिन दो है, फ्लावर के दो कैरेक्टर हैं। एक है फ्लावर का कलर, ठीक है, कलर, और दूसरा है फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन देखिए, हाइट अपने आप में कैरेक्टर है, फ्लावर का कलर भी अपने आप में कैरेक्टर है, फ्लावर का पोजीशन भी अपना एक कैरेक्टर है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के कम से कम दो तो ट्रेट है ही ना इसमें एक्सपेरिमेंट में। तो फ्लावर का कलर में होगा रेड और वॉयलेट, रेड और वॉयलेट भी एक कलर है, रेड भी कलर है, लेकिन अपने आप में एक ट्रेट हो गए। ट्रेट किसका है? तो एक करेक्टर का है, ट्रेट है। फ्लावर एक कलर, ये अपने करेक्टर है। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, मैं ऊपर लिखता हूँ, एक्सियल और टर्मिनल। देखिए प्लीज़ अभी इसमें रिसेसिव और डोमिनेंस के चक्कर मत पड़िएगा, अगर पढ़ेंगे तो फंसेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद रखिए, तो आप राजा बाबू बनिए। जो मैं अभी कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, अभी इस बात को मत घुसाइएगा, जैसे ही घुसाएंगे आप मरेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस बात को पकड़ लिए तो राजा बाबू, ठीक है। तो इसमें अभी डोमिनेंट की बात में ये एक्सियल है और एक टर्मिनल है। फ्लावर का पोजीशन आ गया। तो देखिए हमने हाइट की बात कर ली, हमने फ्लावर की बात करी, अब हमने सीड की बात करनी है। सीड की बात करनी है। 3 हो गया, ये 4 हो गया। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3। चौथा में हमें बात करनी है सीड का कलर, ठीक है, सीड कलर में एक है येलो और वाइट, ठीक है। सीड का कलर है येलो और वाइट। सीड का, मैं सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी मत करिएगा, येलो और ग्रीन है, ठीक है। येलो सीड का कलर है, येलो है, ग्रीन है। पांचवा जो है वो भी सीड से ही है, सीड का शेप, राउंड, रिंकल, राउंड और रिंकल, ठीक है, राउंड और रिंकल। अब जोड़िए, देखिए जोड़िए, हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, सीड का पोजीशन, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हो गए। अभी 2 कैरेक्टर और लेने हैं, तो 2 कैरेक्टर कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा पॉड का, उस फली के छिलके का, पॉड का। एक है कलर, एक है शेप, ठीक है। पॉड का जो कलर है वो है ग्रीन, पूरा का पूरा ग्रीन और येलो। अब इसका शेप होगा स्मूथ ट्विस्टेड। अब जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया ना। तो 7 कैरेक्टर, 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो 7 कैरेक्टर का 14 ट्रेट है, इसको ऐसे याद रखिएगा। 7 कैरेक्टर है, 14 ट्रेट है। एक प्लांट है
जो प्लांट में से सिर्फ 7 ही कैरेक्टर को उठाया गया था, ठीक है। उस सातों कैरेक्टर में उस सातों कैरेक्टर में पहले तो हमने हाइट ले लिया। हाइट अपने आप में एक कैरेक्टर है, तो उसका एक ही कैरेक्टर है, वो है उसका एक ही ट्रेट है, उसका है या तो टॉल होगा। हाइट का एक ही कैरेक्टर है, हाइट, ठीक है, एक ही कैरेक्टर है, हाइट में ले। और इसमें फिर लिखे फ्लावर को, फ्लावर का 2 कैरेक्टर लिया गया है, एक कलर के रिस्पेक्ट में और एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में, कलर का। और फिर लिखा गया सीड का, तो सीड का भी दो कैरेक्टर लिया गया, सीड से 2 कैरेक्टर लिए गए। इसका सीड कैरेक्टर एक तो शेप और इसका कलर, ठीक है। पॉड से भी 2 कैरेक्टर लिया गया है, पॉड से भी 2 कैरेक्टर, एक है कलर का और एक है शेप का। तो देखिए चार पार्ट लिया गया प्लांट से। हाइट का एक ही कैरेक्टर है, फ्लावर का दो कैरेक्टर है, सीड का 2 कैरेक्टर है, पॉड से 2 कैरेक्टर लिया गया है, ठीक है, 2 कैरेक्टर लिए गए हैं। अब इन्हीं कैरेक्टर का अगर सुनिए, कैरेक्टर का अल्टरनेट फॉर्म ट्रेट कहलाता है, यानी ट्रेट का अल्टरनेट फॉर्म कैरेक्टर है। हर कैरेक्टर का 2 अल्टरनेट फॉर्म है, अगर एक ही कैरेक्टर का एक ही ट्रेट होता तो कैरेक्टर ही ट्रेट होता, ट्रेट ही कैरेक्टर होता। याद रखिए, हाइट का एक ही, हाइट मतलब हाइट लंबा। अगर एक पौधा था, उस पौधा का उसके जो बच्चे हो रहे हैं, बेबी पौधा, वो मैच्योर हो, बड़े हो, उसी हाइट में बन रहे हैं जैसे उसके माँ बाप हाइट के थे। तो कहा था कि सारे एक ही ट्रेट है, मतलब सबके एक ही कैरेक्टर है। लेकिन कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ पौधे छोटे हैं, तो हाइट के रिस्पेक्ट में उसके 2 ट्रेट निकल गए, उसका 2 वैरायटी निकल गया। ट्रेट में वैरायटी निकल गया, क्या था, एक लंबा हाइट का, एक छोटा हाइट का। तो अगर बराबर हाइट के होते तो कैरेक्टर ही हाइट था, हाइट ही कैरेक्टर था। लेकिन अब 2 फॉर्म निकल गए, तो कैरेक्टर एक लंबा कैरेक्टर है, एक छोटा कैरेक्टर है, दोनों का ट्रेट है। उसी तरह फ्लावर का पोजीशन भी देखिए, हाइट अपने आप में एक ट्रेट है। इसके 2 फॉर्म है, टॉल और डॉर्फ, इसका है, ठीक है, हाइट का। फ्लावर के कलर में 2 कलर है, एक रेड है, एक वायलेट है। पोजीशन में है, एक टर्मिनल है और एक एक्सियल है। सीड शेप में है, एक राउंड है, एक रिंकल है। कलर में है, सीड का एक येलो है, एक ग्रीन है। पॉट शेप कलर में है, ग्रीन है, एक येलो है। और शेप में है वो एक स्मूथ है, एक ट्विस्टेड है। स्मूथ है, एक ट्विस्टेड है, ठीक है, ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड या फिर इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब एक जो फली है वो इस तरह के हैं, ठीक है, इसमें मटर के दाने अंदर भरे पड़े हैं। और एक मटर का फली है जो इस तरह का है, इस तरह की है मटर की फली। तो ये है स्मूथ और ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रिक्टेड कोलोन की तरह बना हुआ है, मैं इंटेस्टाइन के कोलोन की तरह बना। तो इतनी बातें अभी आपको जाननी थी इस वीडियो में, ठीक है, जानना है। मैंने क्या क्या बताया, मैंने क्या क्या बताया आपको, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल के बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1865 में उन्होंने किताब छपवाई थी, और किताब छपवाने के बाद वो मर गए। उनकी काम का ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, पूरा अंधेरे में गुमनामी में रहा उनका काम 35 सालों तक। 1900 में दोबारा डिस्कवरी कराया गया और उनके काम को पहचाना गया, फिर क्रेडिट दी गई, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि 7 सालों में उन्होंने आखिर किया क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं एक मटर का प्लांट है जिसको बोटनी में पाइजोसेटाइबम कहते हैं, उसको उन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। उन 7 एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर उठाए थे। 7 कैरेक्टर, एक हाइट है, फ्लावर के 2 हैं, सीड के 2 हैं, पॉट के 2 हैं, इन सबको मिलाकर 7 कैरेक्टर है। सातों का 14 कैरेक्टर निकल के आते हैं। 14 कैरेक्टर के बारे में बताया गया था। अब एक एक कैरेक्टर को, अब इसी कैरेक्टर को बाद में एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये इतनी बातों से, बस इतना ही डिस्कवरी से उन्हें फादर जेनेटिक्स कहा गया था।
फिर इसके बाद और भी कुछ डिस्कवरी हुई जिसमें मेंडल साहब की बातों को अपनाया गया, फिर कुछ बातों को रिजेक्शन भी मिली उन्हें, ठीक है, रिजेक्शन भी मिली। तो बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, बाय।